हमने बताया था इसके स्कोप के बारे में, ठीक है, कि इसके जो क्षेत्र है उसमें हमने बहुत सारे जो वो हैं तत्वों को देखा कि ग्रेसन क्रिक ने इसमें 5 तत्व बताए। इसके बाद आप देखेंगे स्क्रीन पे कि सन 1954 में 1954 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के कार्नेगी संस्थान के तत्वावधान में विंसेंट बेकर के द्वारा एक सर्वे किया गया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि हम कुछ और बातों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, क्योंकि केवल 5 जो तत्व हैं उन्हीं से काम नहीं चलेगा, इसमें और कुछ चीजों को हमें शामिल करना चाहिए। तो आप देखें कि यहाँ संख्या बढ़ गई है। जैसे आप देखेंगे यहाँ ग्रेसन क्रिक ने 5 बताए हैं और फिर विंसेंट बेकर यहाँ आकर लगभग 8 तत्व इसमें शामिल करने की बात करते हैं। कौन कौन से 8 तत्व हैं? जैसे वो कहते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी अध्ययन इसमें होना चाहिए। हर देश की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, तो हम उसकी हिस्ट्री की भी स्टडी कर सकते हैं कि कैसा उसका इतिहास रहा है। दूसरा पॉइंट है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन। तो मान लीजिए आज की तारीख में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटना घटित हो जाती है, तो ये घटना क्यों घटित हुई, इसका कारण क्या रहा होगा। तो हम जब इतिहास में जाएं और खोजें कि ऐसा तो नहीं है कि पहले भी कोई इस प्रकार की घटना घटी हो या कोई ऐसा कारण रहा हो जिसकी वजह से ये घटना घटी है, तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसका अध्ययन किया जाए। दूसरी बात उन्होंने कही कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप, उसके प्रभाव को बढ़ाने वाले तत्वों का अध्ययन। तो इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्वरूप क्या है और उसको बढ़ाने वाले, उसके वृद्धि करने वाले तत्व कौन से हैं, इसका इसमें अध्ययन किया जाना चाहिए। आप लोग स्पीकर को म्यूट कर दें, अपने को केवल मेरा सुने, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा और लोगों को। अपना बंद कर दें। चौथा उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठनों का अध्ययन भी इसमें शामिल करना चाहिए। सामाजिक जैसे यूनेस्को है, राजनीतिक जैसे यूएनओ है, आर्थिक संगठन जैसे WTO है। तो इनका भी इसमें कि इनकी स्थापना कैसे होती है, इनके उद्देश्य क्या हैं, इन संगठनों के द्वारा कौन कौन से कार्य जाते हैं, इस चीज को भी इसमें शामिल किया जाए। उसके बाद नंबर 5 पर है राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का अध्ययन। नेशनल पावर को बढ़ाने वाले कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने म्यूट कर दिया सबको। तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का जो अध्ययन है, इसमें शक्ति को बढ़ाने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, किस प्रकार से वो राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाते हैं, इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन किया जाता है, मतलब किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया राष्ट्रीय हित में बढ़ोतरी करने वाले साधनों का अध्ययन। नंबर 7 पे आप देखें कि नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने वाले ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिससे राष्ट्रीय हित हमारा बढ़ सकता है, उसका अध्ययन भी इसमें होना चाहिए। नंबर 8 पे आप देखें महाशक्तियों की विदेश नीतियों का अध्ययन और छोटे राज्यों की विदेश नीतियों का अध्ययन। जैसे इससे पहले आप देखें ग्रेसन क्रिक ने कहा कि जो बड़ी शक्तियां हैं हम केवल उनकी ही फॉरेन पॉलिसी का अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी सिफारिश की गई है कि जो छोटे राज्य हैं उनकी भी विदेश नीति का अध्ययन इसमें होना चाहिए। आगे आप देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र। अच्छा, जब इतना विचार विमर्श हो गया कि 2 कमेटीज इस पर गठित हो गई,
कार्नेगी संस्थान ने भी की, और इससे पहले ग्रेसन किर्क वाली कमेटी भी बनी। तो इन लोगों ने जो इसके स्कोप को तय किया, इसके क्षेत्र को तय किया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र को, तो वो समग्र तौर पर ऐसे हुआ जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बहुत विचार विमर्श के बाद, बहुत सुझाव के बाद इसमें चीज़ों को शामिल किया गया। तो जैसे पहला है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में पहला तत्व शामिल किया गया, राज्य का अध्ययन। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? राज्य है। जैसे राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु मानव समुदाय है, ठीक उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो बहुत तमाम तरह के स्टेट हैं, राज्य हैं। तो इसके अंतर्गत राज्य के आपसी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि आपस में उनके रिलेशन कैसे हैं, है ना। आपसी व्यवहार बहुत सारे तत्वों से प्रभावित होते हैं, जैसे भौगोलिक तत्व है, राजनीतिक तत्व है, धार्मिक तत्व है, आर्थिक तत्व है, वैचारिक तत्व है, ऐतिहासिक तत्व है, वैज्ञानिक तत्व है, सामरिक तत्व है। तो ये इतने सारे ये जो एलिमेंट्स हैं, ये विभिन्न देशों के आपसी संबंधों को प्रभावित करते हैं। जैसे हम इसमें से एक तत्व उठा लें, उदाहरण के लिए भौगोलिक तत्व। तो हम सब जानते हैं कि हर देश की जो भौगोलिक स्थिति होती है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे हम नेपाल को लें, नेपाल की जो सीमाएं हैं वो सबकी सब स्थल सीमाएं हैं, उसके पास कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो देखिए कितने खर्चे की बचत है कि उसको नौसेना नहीं रखनी पड़ती। तो हर देश की अपनी अपनी जियोग्राफी होती है। आप आगे स्क्रीन में देखें, ये मैंने बनाया है, जो है डायग्राम को देखें कि यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे भारत का। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक स्थिति भारत की देख लेते हैं कि आप देखिए उसके पड़ोस में राज्य हैं, इन सारे राज्यों से वो घिरा हुआ है। पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो उसकी जो सीमाएं हैं इन देशों के साथ लगती हैं। तो फॉरेन पॉलिसी भी उसको अपनी कैसे डिसाइड करनी पड़ती है? अपने भूगोल को देखते हुए डिसाइड करनी पड़ती है, क्योंकि भूगोल को नहीं बदला जा सकता। संबंधों को आप बदल सकते हैं, किसी के साथ हमारे खराब संबंध हैं तो आप उनको मीठा बना सकते हैं, लेकिन भूगोल को आप चेंज नहीं कर सकते। तो जैसा हमारा भूगोल होगा, हमारी जो विदेश नीति है वो भी उसी के अनुसार हमें बनानी पड़ेगी। तो इतने सारे देशों के साथ घिरा हुआ है, तो बड़ी सावधानी से उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ती है, और कोशिश ये रहती है कि इन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध रहें, खराब ना रहें, क्योंकि पड़ोस में अगर कहीं कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उससे सीधा प्रभाव हमारी व्यवस्था पर, हमारी सीमाओं पर पड़ता है। अभी वर्तमान में आप देखें तो कई देशों के साथ हमारे तनावपूर्ण संबंध है पड़ोस में। पाकिस्तान, पुलवामा में जो कुछ हुआ, और कश्मीर में जब से धारा 370 को हमने हटाया है, तब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मंचों पर हमें कहीं वो छोड़ ही नहीं रहा है, बदनाम करने के प्रयास में लगा हुआ है, ठीक है। जबकि अपने यहाँ देखें कि जो कश्मीर का पार्ट उसने खुद कब्जाया हुआ है, वहाँ उसने लोगों को बुनियादी अधिकार तक नहीं दिए हैं, जबकि हमारे यहाँ सारे अधिकार कश्मीरी जनता को मिले हुए हैं बहुत पहले से ही, मतलब आज़ादी के बाद से ही मिले हुए हैं। जैसे उनको इलेक्शन का अधिकार है ना, वोट देने का अधिकार है, और अपनी सरकार स्वयं बनाने का अधिकार है। तो इस तरह के अधिकार जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ की जनता को नहीं मिले हुए, और फिर भी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें बदनाम करने का प्रयास करता रहता है कि वहाँ के लोगों को कोई अधिकार नहीं है, उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, ये है वो है। तो अभी हमारे जो संबंध हैं उसके साथ ठीक नहीं है। चीन को आप देख लें, डोकलाम है, किसी न किसी हिस्से पे जो उसकी सीमा से सटे हुए हैं, बराबर दावा करता रहता है, जो कि चीन का तो जो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो विस्तारवादी और सैन्यवादी है।
तो वो शांति से बैठ नहीं सकता है, वो कुछ ना कुछ हलचल करता ही रहेगा आस पड़ोस में। नेपाल से आजकल संबंध हमारे ठीक नहीं चल रहे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री का अभी आपने स्टेटमेंट देख ही रहे हैं, जैसे लिपुलेख पर उन्होंने अपना दावा किया हुआ है। और जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि चीन के द्वारा ही नेपाल को जो है उकसाया जा रहा है कि भारत को परेशान करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इस समय चीन के भी हम साख देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। खासतौर से ये जो महामारी है फैली है तब से बहुत अच्छी साख नहीं है। तो भारत की कोशिश ये रहती है, आप देखें कि हम विस्तारवादी नहीं हैं, सैन्यवादी नहीं हैं, शांति की बात करते हैं कि हम अच्छे रिलेशन रखें, क्योंकि आस पड़ोस में भी शांति बनी रहेगी तो हम अपना विकास कर सकते हैं। तो पामर और पाकिन्स ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है कि क्योंकि इसका आधार राज्य या राज्य प्रणाली है, यहीं से एक विश्व समुदाय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अवश्य शुरू हो जाना चाहिए। इसके बाद हम दूसरा तत्व इसमें देखते हैं क्षेत्र में, शक्ति का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति पर मैंने कल भी आपसे कहा कि बहुत ज्यादा बल देती है, क्योंकि पॉलिटिक्स का जो बेस है वो पावर ही है। आप राष्ट्रीय राजनीति में भी देखें, जो सारा जो प्रयास है, केंद्र बिंदु है वो शक्ति है। हर मानव समुदाय शक्ति को प्राप्त करना चाहता है और उसे अपने पास रखना चाहता है अपने प्रभाव को जमाने के लिए। ठीक वही हालत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन करना चाहता है और अपनी साख को अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में बढ़ाना चाहता है। तो हांस मार्गेनथाउ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है। हम शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही जो है बराबर संघर्षरत रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन शक्ति सदैव तात्कालिक महत्व रखती है। मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बहुत सारे गोल हो सकते हैं, लेकिन जो मेन गोल है वो पावर है। हर राष्ट्र पावर को पाना चाहता है और शक्ति शब्द दुनिया के सारे देशों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखें, विश्व शक्ति, महाशक्ति, बड़ी शक्ति, छोटी शक्ति, कमजोर शक्ति, तो सभी देश चाहते हैं कि शक्ति शब्द जो है वह हमारे साथ में जुड़े। तीसरा आप देखें क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के में संस्थाओं का अध्ययन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है और इनका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। सैनिक हो सकता है, तकनीकी हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है। लेकिन इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का किनका निर्माण क्यों होता है, कैसे होता है, उद्देश्य क्या है, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, इनका भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अध्ययन किया जाता है। जैसे हम देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्व को बहुत बढ़ाया है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस समय इंटरनेशनल लेवल पर बन गए हैं। इनको हम अलग अलग श्रेणी में बांट सकते हैं। जैसे आर्थिक संगठन हैं बहुत सारे बने हुए, जो सदस्य देश हैं इन संगठनों के, तो इन संगठनों का उद्देश्य होता है उनके आर्थिक हितों का पोषण करना, अधिक से अधिक उनके आर्थिक हितों की पूर्ति कर लेना। जैसे यूरोपियन साझा बाजार यूरोपियन यूनियन ने अपना बनाया हुआ है। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन ये व्यापार संबंधी नीतियों को बनाता है। कोलंबो योजना। दूसरा है सैन्य संगठन भी हमारे पास बने हुए हैं, जैसे नाटो है, सीटो है, सेंटो है, वार्साय पैक्ट है। तो ये सैन्य संगठन हैं जो इनके सदस्य देश होते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है उन सदस्य देशों के सामरिक हितों को, सामरिक मतलब सैनिक हितों को, रक्षा संबंधी हितों को पोषित करना, उनके हितों की पूर्ति करना। तीसरे हैं प्रादेशिक। जैसे एक खास एरिया के जो देश हैं वो आपस में मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं ताकि उनके हितों की पूर्ति हो। जैसे अरब लीग है, जितने भी अरब कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर अरब लीग बनाया हुआ है। अमेरिकी राज्यों का संगठन, इतने अमेरिकी राज्य हैं, चाहे वो अमेरिका है, लैटिन अमेरिकी देश हैं, तो उन्होंने अपने हितों की पूर्ति के लिए अमेरिकी राज्यों का संगठन बनाया हुआ है।
अफ्रीकी एकता संगठन, जितने भी अफ्रीकी देश हैं उन्होंने मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। सार्क, ये दक्षिण एशियाई देशों का अपना संगठन है, इसमें हम शामिल हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है। तो हमने अपने हितों की पूर्ति के लिए जो है सार्क या दक्षेस को बनाया हुआ है। आसियान बनाया हुआ है, जो समुद्र के किनारे जितने एशिया में देश बसे हुए हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है। तो इन्होंने अपने हितों की पूर्ति के लिए आसियान नामक संगठन को बनाया है। इसके बाद चौथे नंबर पर हम देखते हैं सांस्कृतिक और अन्य संगठन। तो कल्चर को बचाने के लिए, जो हमारी लोक कलाएं हैं उनको बचाने के लिए यूनेस्को है हमारे पास, या शैक्षिक संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो पूरी दुनिया के मजदूर हैं उनके हितों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, सभी देशों में जो है बुनियादी जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं वो सभी लोगों को हासिल हों, अच्छा हमारा स्ट्रक्चर हो। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कोरोना महामारी के दौर में हम स्वास्थ्य संबंधी असुविधाओं से जूझ रहे हैं, अभाव से जूझ रहे हैं, चाहे वो वेंटिलेटर हो या ऑक्सीजन की सप्लाई हो, इन सब चीज़ों की हमें बहुत बड़े लेवल पर आवश्यकता है। PPE किट है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इस चीज़ को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, वो प्रत्येक देश की पूरी होनी चाहिए। इसके बाद हम चौथे नंबर पर लेते हैं राष्ट्रीय हितों का अध्ययन। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों का अध्ययन भी किया जाता है। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है, ठीक है। इसी के आधार पर हमारी दुश्मनी और हमारी जो दोस्ती है वो किसी देश के साथ तय हो जाती है। जिससे हमारे राष्ट्रीय हित मेल खा जाएंगे वो हमारा दोस्त है, और जिससे हमारे राष्ट्रीय हित मेल नहीं खा पा रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, वो हमारा दुश्मन है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई हमारा सदैव ही दुश्मन रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि कोई हमारा सदैव ही मित्र रहेगा। समय और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय हित बदलते हैं, तो उसी तरीके से हमारे जो वैदेशिक संबंध हैं उनमें भी बदलाव आ जाता है, ठीक है। तो हार्टमैन ने इसके बारे में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है जिनके माध्यम से एक राज्य अन्य राज्यों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों का तालमेल बिठाता है, कि भाई किस हद तक हमारे राष्ट्रीय हित इसके साथ पूरे हो जाएंगे और किस हद तक पूरे नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि कितनी सटीक बात है। इससे थोड़ा ऊपर आप देखें कि प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही विदेश नीति का निर्माण करता है और शत्रु तथा मित्र राष्ट्र का चयन करता है, चुनाव करेगा। फिर वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई शत्रु स्थायी होता है, परमानेंट आपका कोई दुश्मन नहीं है, और ना मित्र, परमानेंट आपका कोई मित्र भी नहीं है। राष्ट्रीय हित ही स्थायी होते हैं, यानी आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वही परमानेंट होते हैं। आपके जिससे मेल खा जाएंगे वो आपका मित्र देश हो गया, जिससे आपके टकरा जाएंगे वो आपका शत्रु देश हो गया। तो राष्ट्रीय हितों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। आगे देखें नंबर 5, युद्ध एवं शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर बल। दोनों ही प्रकार की मैम मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या आएगा फिर? हाँ, हेलो मैम मोस्ट फेवर्ड नेशन, हेलो मैम मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या आएगा? अभी हम है ना क्लास ले लें, उसके लिए मैं 10 मिनट का अलग से सेशन रखूंगी। अभी आप रिकॉर्डिंग मोड पे हैं बेटा, बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते, थोड़ा रुक जाएं, ठीक है। तो युद्ध एवं शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर बल। इसमें युद्ध की गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाता है और शांति की गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाता है। हम सब जानते हैं कि युद्ध जो है विनाशकारी होते हैं सदैव, कल्याणकारी तो होते नहीं हैं, और बहुत व्यापक स्तर पर इससे जन और धन की हानि होती है। आजकल तो हम देखें तो लड़ाई का पैटर्न भी बहुत चेंज हो गया है, हथियार के बिना भी युद्ध लड़ा जा सकता है। जैसे अगर किसी देश के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं हैं और
तनावपूर्ण हो गए हैं, तो हम उसको जरूरी नहीं है कि पारंपरिक तरीके से युद्ध लड़के ही परास्त करेंगे। आर्थिक प्रतिबंध लगा देना, हम जिन चीज़ों की हम सप्लाई कर रहे हैं उन चीज़ों को हम बैन करके उसको दंडित कर सकते हैं। इसी तरह से शीत युद्ध अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसे स्नायु युद्ध बोला गया, नर्व्स वॉर बोला गया, जिसमें सीधे तौर पर हथियारों की लड़ाई नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इसने बहुत लंबे समय तक पूरी दुनिया में तनाव के माहौल को रखा और बराबर ये ऐसा प्रतीत होता रहा कि अब युद्ध हुआ, अब युद्ध हुआ, लेकिन असली युद्ध जो था वो कभी भी नहीं हुआ। तो कई तरीके हैं जिनके आधार पर आप बिना हथियारों के भी दूसरे राष्ट्रों पर प्रभाव डाल सकते हैं। आगे देखें नंबर 6, विदेश नीति निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी देश की विदेश नीति कैसे बनती है इसका अध्ययन भी किया जाता है। तो विदेश नीति में 2 तत्वों को शामिल किया जाता है, एक है राष्ट्रीय हित और दूसरा है राष्ट्रीय शक्ति। इन 2 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखकर ही फॉरेन पॉलिसी को बनाया जाएगा। तो देखने में आता है आमतौर पर कि एक देश में सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन जो बेस होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मूल होता है फॉरेन पॉलिसी का, वो चेंज नहीं होता है। जो हमारे गोल्स रहे होंगे, उद्देश्य रहे हैं, सिद्धांत रहे हैं, उनमें बदलाव नहीं आता है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे हम अमेरिका का उदाहरण ले लें कि वहाँ चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नमेंट हो या आपकी रिपब्लिक पार्टी की गवर्नमेंट हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है फॉरेन पॉलिसी का वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार से हमारे यहाँ सरकारें बदलती रहें, बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, लेकिन जो मूल है विदेश नीति का उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होता है। तो विदेश नीति 2 चीज़ों पर टिकी होती है, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है और विदेश नीति के निर्माण में ऐसा नहीं है कि केवल विदेश मंत्री का इसमें योगदान होगा, विदेश मंत्रालय का योगदान होगा। तमाम संस्थाएं होती हैं जो विदेश नीति के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। जैसे इसमें हम अपने ऐतिहासिक अनुभवों और अपनी शासन प्रणाली की कठिनाइयों जैसी चीज़ों को समझते हैं जब हम इसको बनाते हैं, इसको फॉर्म में लाते हैं। और बहुत सारी संस्थाओं की हम इसमें मदद लेते हैं, जैसे राजनयिक हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, कूटनीतिज्ञ। तो लंबे समय तक जैसे दूतावास में वो रहे होते हैं, उनके पास बहुत अच्छा खासा अनुभव होता है, तो वो फॉरेन पॉलिसी को आकार देने में अपनी सहायता देते हैं। पार्लियामेंट, संसद भी सहयोग करती है, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र भी सहयोग देते हैं। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल, इनके सुझाव का भी स्वागत किया जाता है जब विदेश नीति को बनाया जाता है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ और जो शोधार्थी होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, तमाम प्रोफेसर होते हैं, फॉरेन पॉलिसी के जानकार होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के जानकार होते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जानकार होते हैं। तो उन सबके सुझावों को, उन सबके द्वारा बताई गई सलाहों को जब विदेश नीति बनती है तो उसमें स्थान दिया जाता है। तो इस तरह से तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनका फॉरेन पॉलिसी को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नंबर 7 देखें आप, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल। जैसे एक समाज में पूरी जो व्यवस्था है वो कानून के अनुसार चलती है, बिना लॉ के हम रह नहीं सकते हैं। लॉ और ऑर्डर तो सोसाइटी में होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी, मत्स्य न्याय का बोलबाला हो जाएगा, जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को निगलने के लिए तैयार रहेंगी। तो जैसे हम अपने एक देश के अंदर व्यक्ति बिना रीति रिवाजों के, बिना परंपराओं के, बिना कानूनों के नहीं रह सकता है, तो ठीक उसी प्रकार से आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो देश हैं वो बिना कानून के नहीं रह सकते, उनके लिए भी कानून बनाए गए हैं और उनका पालन करना देशों के लिए ज़रूरी है। हालांकि बाध्यकारी नहीं है, स्वेच्छा है, लेकिन फिर भी तमाम जो देश हैं इन कानूनों का पालन करते हैं।
तो इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। नंबर 8 पर आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन। जैसे ऋण है, एक देश के द्वारा दूसरे देश को कर्ज दिया जाता है, या आयात निर्यात है, व्यापार चलता है, या पैकेज दिए जाते हैं, अनुदान दिया जाता है। तो ये जो विभिन्न देशों के आपसी संबंधों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं या आर्थिक उपकरण हैं, इनका भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन किया जाता है। कई बार क्या होता है कि जो बड़ी महाशक्तियां हैं वो छोटे देशों को आर्थिक मदद देकर उनकी जो है व्यवस्था में, उनकी संप्रभुता में हस्तक्षेप करने का प्रयास करती हैं, इन देशों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करती हैं। तो इन सब चीज़ों का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अध्ययन किया जाता है। नंबर 9 पर आप देखें, सैन्य संगठनों और राजनीतिक गुटों का अध्ययन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे जो राजनीतिक गुट हैं उनका जन्म हुआ। जैसे साम्यवादी गुट है, आपका पूंजीवादी गुट है, गुट निरपेक्ष देशों ने अपना गुट बनाया, अरब लीग है, G8 बना, 8 जो विकसित देश थे उन्होंने अपना मिलकर बनाया। तो राजनीतिक ये जो गुट हैं इनका भी अध्ययन किया जाता है। ये यूएनओ के माध्यम से या उस मंच से बाहर जाकर कई मुद्दों पर अपना विचार विमर्श प्रकट करते हैं, आपस में कई चीज़ों पर विचार विमर्श भी करते हैं, निर्णय लेते हैं। ठीक ये राजनीतिक जो गुट हैं, ये जो ब्लॉक हैं, ये जब आपस में मिलकर कोई सैन्य समझौता कर लेते हैं, सामरिक महत्व का कोई समझौता कर लेते हैं, तो ये सैन्य गुटों का रूप धारण कर लेते हैं। तो उसके बाद जैसे हम इसमें ले सकते हैं नाटो है, सीएटो है, सेंटो है, वर्साई पैक्ट है। तो दोनों ही प्रकार के जो गुट हैं, चाहे वो पॉलिटिकल गुट हों, चाहे आपके आर्मी से जुड़े हुए गुट हैं, इन दोनों ही प्रकार के गुटों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन किया जाता है। तो ये इसका हमने देखा पूरा स्कोप है। इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नेचर को समझने की, प्रकृति क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति है बड़ी चंचल है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं और विभिन्न विचारधारा वाले जो नेतृत्व परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर एक विचारधारा वाला जो व्यक्ति था वो हटता है, फिर दूसरा विचारधारा वाला आता है। तो उसी प्रकार से इसका जो नेचर है वो चेंज होता रहता है। तो इसकी प्रकृति को लेकर थोड़ा विवाद है कि इसको साइंस माना जाए, कि इसको एक आर्ट्स माना जाए, इसको माना क्या जाए। तो यहाँ पर हम इसका विश्लेषण करेंगे। विज्ञान की दृष्टि से अगर हम तौलना चाहते हैं तो हम सभी जानते हैं कि विज्ञान किसको कहते हैं। किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और ये अनुसंधान की एक पद्धति है। इसकी अपनी कुछ खूबियाँ हैं, इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। निश्चित पद्धति के जरिए सामान्य सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। ये जो सिद्धांत होते हैं अटल होते हैं, चैलेंज नहीं किया जा सकता इनको। साइंस में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, जो निष्कर्ष आते हैं उनका एनालिसिस भी कर सकते हैं, उनका विश्लेषण किया जा सकता है। प्रत्येक निष्कर्ष कार्य कारण संबंध को स्पष्ट करता है कि अगर कोई घटना घटित हुई है उसके पीछे कोई कारण रहा होगा, तो कार्य कारण संबंध को स्पष्ट करता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं साइंस की, और इसके आधार पर हम ये चेक कर लेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाकई में साइंस है या नहीं है। तो इसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद हैं। जैसे नॉर्थ रोप हैं, ये इसको साइंस नहीं मानते हैं कि साइंस नहीं है, छोड़ो हटाओ। कोई राइट ये उम्मीद जताते हैं कि ऐसा हो सकता है कि भविष्य में साइंस का दर्जा ले ले, विज्ञान का दर्जा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मिल सकता है, इस तरह की संभावनाएं हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो इसको किसी भी हाल में जो है साइंस मानने को तैयार ही नहीं है। कैंसी है, थॉमसन है, स्टैनले है, हाफमैन है, पामर, पार्किंस हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम यहाँ चेक करेंगे, जैसे इसमें दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान है। इसके समर्थन में कुछ पहले तर्क देखे जाएंगे कि क्या वाकई में ये एक साइंस है। तो पहला तर्क इसमें यह दिया गया है कि भविष्यवाणी की संभावना। जैसे साइंस में भविष्यवाणी की जा सकती है, तो वैसे इंटरनेशनल लेवल पर भी
भविष्यवाणी की जा सकती है। कुछ हलचल हमें दिखाई दे तो उसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है आगे चल के। जैसे अमेरिका है पाकिस्तान या अफगानिस्तान में अपनी तत्काल सेना को तैनात कर दे या हिंद महासागर में अपने जहाजी बेड़ों को तैनात कर दे, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जानकार है वो आराम से भविष्यवाणी कर सकता है कि इन चीज़ों के क्या मायने हैं। अच्छा, भविष्यवाणी गलत भी साबित हो सकती है। तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार हैं वो तर्क देते हैं कि मौसम विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान है, ये साइंस का दर्जा पाए हुए विषय हैं, तो इनकी भविष्यवाणियाँ भी गलत सिद्ध हो जाती हैं। जैसे मौसम विज्ञान है, वो कह देगा कि सुबह सूरज चमकेगा और शाम मतलब थोड़ी देर में पता लगता है कि बादल घिराए और बारिश हो गई। तो जो विज्ञान का दर्जा पाए हुए विषय हैं, जब उनकी भविष्यवाणियाँ गलत सिद्ध हो जाती हैं, तो ये संभावना बनती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ भविष्यवाणियाँ गलत सिद्ध हो जाए। दूसरा है प्रयोगों की संभावना। जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमने लीग ऑफ नेशन को बनाया, लॉ एंड ऑर्डर पूरे वर्ल्ड में जो है हमें एस्टेब्लिश करना था, तो हमने कहा हम एक संस्था बनाते हैं, तो लीग ऑफ नेशन बनाया। वो अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट ही तो था। और जब वो विफल हो गया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं हमने यूएनओ को बनाया, तो क्या था, वो एक एक्सपेरिमेंट ही था। इसी तरह से नाटो है, सार्क है, आसियान है, यूनेस्को है, डब्ल्यूटीओ है, आईएलओ है यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है, जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी भी बनते रहते हैं जो है संगठन। तो ये एक्सपेरिमेंट बराबर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होते रहते हैं। नंबर 3 है सार्वभौमिकता। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भी कुछ सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि प्रत्येक देश काल परिस्थिति में वो एक से रहते हैं। जैसे साइंस के सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के भी कुछ सिद्धांत हम इसमें ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्रांति संबंधी सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को चुनौती नहीं दी जा सकती है। जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा हलचल है, विद्रोह वाली स्थिति आ गई है, जनता सड़क पर उतर आई है, तो आराम से भविष्यवाणी की जा सकती है कि अब तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि जो नेतृत्व है उससे वर्तमान में जो जनता है वो खुश नहीं है। लेकिन सार्वभौमिक सिद्धांतों का कुछ विद्वान ये कहते हैं कि अभाव है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उतने ज़्यादा इसमें नहीं है। जैसे कि साइंस जो भौतिक विज्ञान है उनमें सार्वभौमिक सिद्धांत पाए जाते हैं, उस प्रकार के सार्वभौमिक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं पाए जाते हैं। तो क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो तर्क देते हैं कि जो मेन कैरेक्टर कौन हो गया, मनुष्य। नेता भी क्या है, हाड़ मांस का बना हुआ इंसानी तो है। तो मनुष्य का स्वभाव कैसा है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। तो अतः निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कुछ भी। इसीलिए यहाँ पर सार्वभौमिकता का अभाव है, क्योंकि आप जीते जागते व्यक्ति पे प्रयोग कर रहे हो। एक जैसे विज्ञान में क्या है कि वो साइंस लैब है, पूरी परिस्थितियों को उन्होंने कंट्रोल में किया और तब वो एक्सपेरिमेंट वहाँ पर कर रहे हैं। तो उस तरह के एक्सपेरिमेंट किसी बंद कमरे में प्रयोगशाला में कम से कम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं हो सकते। इसीलिए सार्वभौमिक सिद्धांतों का यहाँ पर अभाव है। नंबर 4 देखें, निष्पक्षता। साइंस में निष्पक्षता होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी निष्पक्षता हो सकती है अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो जानकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई घटना घटित होती है वो अगर उसका वर्णन निष्पक्ष तरीके से करें तो निष्पक्षता हो सकती है। और अगर वो पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर उस घटना का वर्णन करेंगे, तब ऐसी स्थिति में निष्पक्षता वहाँ नहीं रहेगी, विभिन्न देश इसका विरोध करेंगे और दुनिया में अशांति फैल जाएगी। आगे देखें, वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेरिमेंट होते हैं, परीक्षण होता है, निरीक्षण होता है, तुलना की जा सकती है और इसके आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
कोई घटना घटित होती है उसका अध्ययन करके सही तथ्यों का पता लगा सकते हैं और उसकी सही तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी अपनाया जाता है। नंबर 6 देखें, ज्ञान की अलग शाखा। अलग शाखा है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले आप देखें तो ये पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अलग हो गया, एक अलग ही अनुशासन के रूप में निकलकर सामने आया। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आज के समय में राजनीति शास्त्र का पार्ट नहीं है बल्कि अलग से ही एक विषय है। आगे देखें, कार्य तथा कारण में संबंध। यदि भौतिक विज्ञान की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम देखें तो कार्य कारण में सीधे तौर पर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं हैं जिनके आधार पर हम अध्ययन करने के बाद कार्य और कारण में संबंध स्थापित कर सकते हैं और सामान्य निष्कर्षों को भी निकाल सकते हैं। जैसे हम देखें कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े संघर्ष स्थल हैं, बारूद के ढेर हैं, उनका हम विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि ये जो संघर्ष स्थल हैं, ये समस्याएं सॉल्व क्यों नहीं हो पाई, इनका समाधान क्यों नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि महाशक्तियों का हस्तक्षेप रहा है। महाशक्तियाँ अपने स्वार्थ के लिए जब हस्तक्षेप करती हैं किसी मामले में, तो वो फिर मामला कभी सुलझता नहीं है, वो मामला जो है राजनीतिक हो जाता है। जैसे वियतनाम संकट, यहाँ पर अमेरिका का हस्तक्षेप रहा और इसकी वजह से लंबे समय तक वियतनाम में युद्ध की स्थिति बनी रही। अफगानिस्तान संकट, यहाँ पर रूस ने शीत युद्ध का जब दौर था तो उस समय सोवियत संघ ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया, जिसके कारण स्थिति जो है वो बिगड़ती चली गई। अभी भी आप देखते हैं कि अफगानिस्तान में स्थिति सामान्य नहीं है। जो है कहने को वहाँ पर एक लोकतांत्रिक ढंग की चुनी हुई सरकार है, लेकिन जो तालिबानी हैं वो भी बराबर सर उठाते रहते हैं और इस कोशिश में रहते हैं कि हम जो है वहाँ पर सत्ता को स्थापित कर लें। कश्मीर, बड़ी शक्तियों का यहाँ हस्तक्षेप रहा और उसके शह पर पाकिस्तान ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया, तो कश्मीर का जो मुद्दा है वो अभी उलझा ही हुआ है, सुलझ नहीं पाया है। कब सुलझेगा हमें पता ही नहीं है। कुवैत, तो इराक का यहाँ पर हस्तक्षेप रहा और जिसकी वजह से जो कुवैत का जो संकट है, अभी भी हम देखते हैं खाड़ी में संकट बना हुआ है, वहाँ से अमेरिका अभी निकल ही नहीं पाया है, हस्तक्षेप है वहाँ महाशक्तियों का। कोसोवो संकट, ये भी एक संघर्ष स्थल है। अभी हमें लगता है कि कुछ स्थितियाँ जो हैं वो ठीक हैं, वहाँ शांति है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोसोवो संकट में अमेरिका और रूस दोनों का हस्तक्षेप रहा। कोसोवो में अल्बानिया और सर्ब जो हैं, दो नस्ल के लोग रहते हैं। अल्बानिया के जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं और जो सर्ब हैं वो कैथोलिक हैं, क्रिश्चियन हैं। तो यहाँ पर अपने अपने हितों को लेकर इनमें टकराव की जो स्थिति है वो बनी रहती है। अब इसके बाद बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान है या नहीं है। ठीक है, नहीं है। मतलब अभी हमने देखा कि एक गुट ने ये कहा कि नहीं ये साइंस है, लेकिन अब एक गुट ये कह रहा है कि साइंस नहीं है, इसको साइंस नहीं कहा जा सकता है। तो इन चीज को भी हम देख लेंगे। आप पहला इसमें पॉइंट देखें, घटनाओं की अस्थिरता। जैसे पहले ही बताया कि जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, मनुष्य है, और मनुष्य का स्वभाव कैसा है, परिवर्तनशील है, मूड है उसका बदलता रहता है, तो इसके कारण घटनाएं भी बदलती रहती हैं। तो निश्चित नियम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ठीक उसी प्रकार के नहीं बनाए जा सकते हैं जिस प्रकार के भौतिक विज्ञानों में निश्चित नियम बनाए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अनुमान की असंभावना। अनुमान आप भौतिक विज्ञानों में लगा सकते हैं कि भाई इस आधार पर यह घटना घटित हो जाएगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप ठीक ठाक अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि
मुख्य केंद्र बिंदु मनुष्य के कार्यकलाप हैं, मनुष्य के जो कार्यकलाप हैं वो बराबर परिवर्तनशील हैं, बदलते रहते हैं। जैसे हम 1991 का उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं, रशिया का, सोवियत संघ का, कि अचानक से जो इतनी बड़ी महाशक्ति थी और बहुत लंबे समय तक पूरा जो विश्व है वो भय में जिया, कोल्ड वॉर चला अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया। 1991 में हम देखते हैं कि विखंडन हो गया उसका, टुकड़े टुकड़े हो गए। अनुमान क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि अंदाजा बैठा नहीं ठीक ठाक। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी थे कि वाकई में ऐसा एकदम अचानक से हो जाएगा। हालांकि ये सबको पता था कि अंदरूनी जो हालात हैं वो वहाँ के खराब हो चुके हैं। इकोनॉमी एकदम से बैठ गई थी, आपको आश्चर्य होगा, रशिया की, और इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई थी कि साहब रूबल जो है वहाँ की मेन करेंसी है, वो बोरों में भर के लोग ले जाते थे शॉप पर और एक ब्रेड का पैकेट खरीद लाते थे। मतलब इतना मुद्रा का अवमूल्यन हो गया था, इतनी ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो वहाँ की बैठ गई थी। और तो फिर उस इतनी बड़ी महाशक्ति को तो बिखरना था। सारा जो ऊर्जा थी, सारा जो धन था, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही खर्च करते रहे। भाई अमेरिका ने अपने लोग चंद्रमा पर भेज दिए, तो फिर यहाँ भी लगा रशिया को भी कि भाई हमें भी अंतरिक्ष में भेजना चाहिए। तो प्रतिष्ठा की लड़ाई में इतने ज़्यादा रूस जो है उलझ गया कि आम जनता की कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं, विकास की जो चीज़ें हैं जहाँ में डेवलपमेंट करना चाहिए, वहाँ से धीरे धीरे उसका ध्यान हटता चला गया। तो फिर इकोनॉमी को ख़राब होना ही होना था। और इसीलिए जब अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा वहाँ की डावाडोल हो गई, तो उसके कारण फिर हम देखते हैं कि असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई और सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है।